आज एक एक्सपेरिमेंट मेरा गलत हो गया। क्या हुआ तो आटे का हलवा था, वो मैंने उसमें दही मिला दिया। गलत हो गया मेरा, आटे का हलवे में दही, तो टेस्ट बिगड़ गया। और वो दही खट्टा था। नहीं, रौनक सर के डब्बे का था। अब उसको खाओ कैसे? तो फिर वो कपिल सर के डब्बे में से थोड़ा मिक्सचर था, तीखा मिक्सचर, वो मिला दिया, थोड़ा न्यूट्रल हो गया। यानी कितनी चीजें हो गई? आटे का मीठा, आटे का सीरा, मिक्सचर और दही। ये बात अलग है कि फिर बाकी सबको तो वाट लग गई। हमने इसको ना उठा के ऐसे उठाया और पटकाया और फिर मारा, तो पूरा सिरे की वाट लगा दी। पहली बार मेरा एक्सपेरिमेंट गलत हुआ। नहीं तो मैं हर चीज मिक्स करके सभी के टिफिन में से थोड़ा हटा के मजा आता है। बहुत सारे घरों का टेस्ट होता है ना, किसी एक घर का तो बढ़िया आएगा। क्या हुआ आज फिर बच्चे भाग में क्या हुआ है? ऐसा वे ऑफ सेटिंग डालो। उसका मैंने वो मेरा पेज नंबर बोल, क्वेश्चन नंबर। तो ये अभी भागे वे ऑप्टिक्स का मेन फंडा ही पढ़ लेंगे। कौन सा पेज था? अरे सब लोग जरा पेज 84 पर पहले क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। पेज 84, क्वेश्चन नंबर 63। An object is placed in front of a symmetrical convex lens with refractive index 1.5. Radius of curvature भी दी है। The surface of the lens further away from the object is silver. तो under this autocollimation condition, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज नहीं समझ में आई? जहाँ सिल्वर होने के बाद फाइनल इमेज डिस्टेंस इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक बना। एक मिनट, अब उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। इन द अबव प्रॉब्लम, इफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट द पोजिशंस are 6 centimeter and 3 centimeter. In the above problem, if the size of the image
फॉर्म सुनो, इसका मतलब जो 63 जब तुम सॉल्व करोगे तो उसमें दो आंसर निकलेंगे, क्वाड्रेटिक बन रही होगी। हाँ, तो उन दो पोजीशन के इमेज फॉर्मेशन कर ही लेते हैं अब इसमें। सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स सरफेस उसमें एक सरफेस को सिल्वर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, R1 भी 40, R2 भी 40। ठीक है, अब बोला कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है कुछ डिस्टेंस है, मान लो u डिस्टेंस है, कोई दिक्कत बस देखो। तो पहला स्टेप पावर ऑफ लेंथ बिहेवियर, अरे सेम रेडियस का सीधा डायरेक्टली फॉलो बोलो ना, क्या बना क्या नहीं बना पाना है 1.5 माइनस 1 बाय कॉन्वेक्स से तो पॉजिटिव ही आएगा। चल भाई, तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 1 बाय 40। चलो लेंस बिहेवियर, सॉरी मिरर बिहेवियर माइनस 1 अपॉन FM माइनस 1 अपॉन माइनस 40 बाय 2 यानी प्लस 1 बाय 20 यानी टोटल पावर हो गई ट्वाइस ऑफ PL प्लस 1 by 20, 1 by 20, 1 by 20, 2 by 20, यानी 1 by 10. So focal length of the combination is minus 10. अरे होगा? चलो focal length minus 10 है कॉन्केव मिरर का बिहेवियर। अब चल भाई, तो कॉन्केव मिरर वाले केस में गए और 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन U और V भी U की जगह पे बनवाना है। अजल भाई, तो 1 अपॉन माइनस U अरे प्लस है ना, अरे मिरर का फॉलो हमारा जल्दी में लेंस करने लग जाए। नहीं समझ भाई, नहीं होता है एग्जाम रिदम में चलते तो लेंस देख देख के लेंस वाला ही आता है दिमाग, पर अल्टीमेट बिहेवियर कौन सा होता है? मिरर बिहेवियर, तो मिरर का फॉलो लगेगा ना। नहीं पर जो भी होगा एक ही आंसर आएगा ना। सुनो भाई, ऑब्जेक्ट और इमेज दो पोजीशन कैसे दो पोजीशन ऐसी नहीं होगी। सुनो, सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और सेम इमेज डिस्टेंस रखना है, तो क्या हमारा कॉन्केव मिरर सिर्फ एक ही केस में रह सकता है? सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम इमेज डिस्टेंस? अरे छठा केस भी तो है, वर्चुअल इमेज वाला। अरे ऑब्जेक्ट अगर F और P के बीच में हो जाए तो इमेज मिरर के अंदर ही सेम डिस्टेंस पे बन सकती है ना भी। हाँ नहीं, ऑटो कोलिशन का मीनिंग तो ये लेंगे ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज सेम रहे। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के हम लोग भी कन्वर्जिंग रखेंगे तो भी इंफिनिटी से हम लोग
और दूसरा पोल पे डालेंगे तो वापस एक पोजीशन दो मिनट तो मिरर देखा है वैसे मिरर है मैं बोल उसके परपेंडिकुलर जाएगा मिरर के हाँ मतलब पैरेलल में देखिए सी हाँ वो तो है ही। तो वो एक केस में वो बन सकता है। हाँ तो सी पे बना ना इसमें तो सी पे भी बनेगा इसमें तो अलग क्यों वो भी सी पे ही आएगा वो भी सी पे ही आएगा वो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ से मिरर क्या बन रहा है अभी अरे अभी तो वही हो गया ना ये नहीं ये अलग हो गया क्यों मिरर बिहेवियर का सी अरे वही तो हो गया अरे -1/10 इक्वल टू -2/u यानी u इक्वल टू 20 सी पर आ गया मिरर बिहेवियर तो वो तो हो गया और दूसरी कंडीशन अपन सोच रहे हैं ना दूसरा वाला कंडीशन दो स्तर तो पोल वाली भी तो सी पे आएगी बोलो किसी और दिमाग में कुछ आ रहा है क्या दो पोजीशन कैसे भाई वर्चुअल में होगा क्या u -20 हो जाएगा पर सर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले ले तो फिर इमेज को इंसर्ट कैसे करें ऑब्जेक्टिव वर्चुअल है तो उसका रियल कैसे करें कोइंसाइड नहीं करेगी पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और सेम है इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा वो हो सकता है वो एक केस हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है 63 का आंसर क्या दिया 20 वर्चुअल में बात सही है कि रियली बनेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले नहीं सकता इमेज तो रियल होगी बस इक्वल डिस्टेंस ले सकता हूँ किस चीज का पूछा है? The highest of the object is
दो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? एक ही ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज वो पूछना कि कॉर्पोरेट केस में सबसे बड़ा रिमूव जा सकता है सबसे हाई अपना 20 पे कोई एक भी अगर मैं लेके सॉल्व करता हूँ I/O इक्वल टू F/X माइनस U मेरा बिहेवियर में, तो I1 अगर 6 लेता हूँ F माइनस 10 U मान लो रियल लिमिट है माइनस 20, तो ये हो गया सॉल्यूशन 1, यानी O एग्जैक्टली 6 के बराबर हो गया उस वक्त। हाँ तो भी वही आएगा माइनस भी आता है ना, माइनस भी बाई ऑप्शन नहीं आया, एक भी नहीं आएगा, एक ही नहीं है, सिक्स भी नहीं है माइनस भी होता है। अब 6 लोगे तो 6 आएगा, 3 लोगे तो 3 आएगा। 3 आएगा ना। लोगों के पास इसके कोई ना सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करके कैसे ढूंढना है, रूट h1 into I1 into I2 डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला हाँ तो वो कैसे लगेगा? अभी वो नहीं लग सकता यहाँ पे फॉर्मूला इसी तरह की बना दिया गया है। वो तब लगता जब मैं ऑब्जेक्ट एक ही रखकर लेंस की पोजीशन को आगे या पीछे करता हूं, तब दोनों टाइम पर इमेज क्या बनती है स्क्रीन पर, और वो दोनों लेंथ ऑफ इमेज का ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑब्जेक्ट का लेंथ। हाँ वही I1 I2 ना, समझा रहे हो कि कैसे लगेगा? अरे फंडा कब पढ़ा अपन ने?
हाँ अंडर रूट I1 I2 किया ना। नहीं समझ? हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट क्या रखें फिक्स, और फिर लेंस को आगे या पीछे करते हैं, तब दो इमेज बनती है ना। जैसे लेंस को मूव किया तो ये नीचे यूं ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ये इसको यूं ही होगा। सेकंड पार्ट वाले में रिप्लेसमेंट वाला ही। हाँ तो नहीं लिखना ना, पर इतना दो क्योंकि 63rd अगर हमारा आंसर 20 है तो उस 20 के लिए कोई कंडीशन पॉसिबल होगी नहीं जिसमें इमेज की लेंथ एक तरह से दो मिल जाए। और वो जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट मेथड से जो बनाए थे खड्डे, वो इस तरह से था कि लेंथ की पोजीशन को मिला रहे थे। नियरेस्ट को U1 बोला था, फारदेस्ट को U2 कहा था, दोनों टाइम पे इमेज यही बनी थी। हाँ तो कंडीशन ही अलग होगी ना, वो ऑटो कॉलिमेशन कैसे हुआ? ये केस ऑटो कॉलिमेशन का हुआ जो उन्होंने बोला नो क्वेश्चन डिस्कार्ड। वो ये कंक्लूड क्वेश्चन डिस्कार्डेड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के नाम से आएगा तो अपन रूट I1 I2 यूज करेंगे। चल अब इसमें उसी पेज पर एक और देख लो 57। उसी पेज पर 57 of converging lengths of focal length 20 and diameter 5 is cut along the line AB. Okay, the part of the length shown the part of the length shown shaded in the diagram is now used to form an image of a point P placed 30 centimeter away from it. अच्छा, 30 centimeter away, which is perpendicular plane of the lens. ये लाइन क्यों लिखी? Which is perpendicular plane of the lens. देखने जो क्या? वो तो ठीक है, प्रिंसिपल शिफ्ट हो गया तो वो तो ठीक है, वो तो अपन वहाँ से परपेंडिकुलर डालकर बताया वो आपको, पर स्पेशली मेंशन करने की जरूरत क्या है? अच्छा, वो स्पेशली मेंशन किया होगा। बाकी तो लेंस बिहेवियर पे रहेगा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं रहेगी, कट करने पे कोई चेंज नहीं आता। और वो भी है 82 पे 45। तो उसका आंसर देखिए पढ़ लो, मैं देखो क्या है। 1.5 57 ठीक है।
हाँ क्या बोला? आंसर क्या बोला वो? नहीं किया था, मैंने नहीं किया। करना है क्या? नहीं कॉलम कैसे करना समझ में आया? चलो 57 पर देख लो। तो क्या दिया है? उसकी फोकल लेंथ 20 है, तो आधा काटने के बाद भी फोकल लेंथ क्या रहेगी? 20 रहेगी। एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। और अब डायग्राम में देखो, ऊपर का पार्ट 2 ही दिख रहा है, यानी एग्जैक्टली मिड पॉइंट से कट नहीं किया है। डायग्राम में 2 दिखा है ना ऊपर? जो मान लो एक फुल लेंथ, अगर ये डायमीटर 5 है तो ये होना चाहिए था 2.5 और उसको कट किया है यहाँ से, ठीक है। फिर वहां से ये वाला लेंथ 2 सेंटीमीटर लेकर उसको लाकर अलग किया है। हाँ, उसको लाकर उन्होंने मतलब यहां से भी ऐसा नीचे हो गया हो। अर्कल भाई अब बोला है पॉइंट, समझना, जैसे यहां से मैंने अगर नीचे कर दिया है तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसकी वो भी क्या हो गई? नीचे हो गई। Clear? Now, image of point P placed 30 centimeter away from it on the line XY. So, XY line ये है, वहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है। तो हमारे लेंथ के लिए मैंने कहा था उसके ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस से क्या कर दिया करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करो। चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट लेंथ बन गया 0.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 30, एफ तो जो थी वही रहेगी, दैट इज 20। समझा? अब लगा देता है फॉर्मूला, यू है, एफ है, ओ है, तो आई ओवर ओ इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। मिरर में एफ माइनस यू होता है, लेंस में एफ प्लस यू। तो फॉर्मूला याद है रे? तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 0.5 प्लस 0.5 ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। एफ प्लस 20 माइनस 30, 20 अपॉन माइनस 10 माइनस 2, यानी आई इज माइनस 1 सेंटीमीटर। ऐसा होगा? तो -1 बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं, डिस्टेंस निकालो, पहले इमेज डिस्टेंस निकालो। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नीचे गया या कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है वो पूछा। अच्छा, इमेज डिस्टेंस नहीं निकाल मत निकालो, समझ गया? बस 1 सेंटीमीटर है तो प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर बिलो नेगेटिव आया है। समझा? कौन सा बोला था? 45। एक किरण on a transparent sphere of index disk at angle this with a deviation of tiny fraction of the ray, which enters the sphere, undergoes 2 internal reflections and then refracts out into air. 2 internal reflection मारने हैं और फिर एक रिफ्लेक्शन मारना है। ये 3 कहानियां हैं।
U transparent sphere कोई पर्टिकुलर वे में ले गई क्या? 45 degree At an incidence of 45. ये अगर नॉर्मल है तो रे at incidence of 45 डिग्री आई और अंदर का म्यू कितना दिया है? 2 The mu is √2. अरे √2 नहीं है, √2. तो अब अंदर यहाँ पर पहले मारो स्नेल 1 into sin equal to mu into sin r. यानी sin r is 1/2 तो r is यानी इससे 30 कुछ ऐसा बनेगा. अरे होगा. अब यहाँ पर ये नॉर्मल होगा, ये 30 तो ये भी क्या होगा? अब पहले इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल पता करो. sin c equal to rear upon tensor says, अरे क्या नालायक लोग हैं. नालायक बोलते हैं कि TIR करना है. अब इंसिडेंस यहाँ का तो क्रिटिकल से क्या है? छोटा है ना? अरे TIR करवाना अंदर जाने के बाद पहले. हाँ TIR हो गई नहीं, यहाँ से तो 45 बाहर आ जाएगी. ये 45 तो गलत मिल गया मैंने. हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल के साथ ही. नॉर्मल कैसे बनेगा? रेडियल. सही है. TIR क्यों बोल रहा है? तो यहीं से हो जाएगा ना डेविड. अरे 45 पे बाहर आएगा ना. इस केस में कितना हुआ डेविएशन पहले बताओ. हाँ तो अपने मन से उसको रिफ्लेक्ट कैसे करें? हाँ तो टाइनी फ्रैक्शन. ठीक. तो बाकी फ्रैक्शन का क्या हो रहा है? कुछ बोला रखना है क्या कंडीशन? बोला है नोट दिया है. अब अगर मैं कुछ टाइनी फ्रैक्शन को TIR करवाऊं भी तो किस कंडीशन पे TIR हो? नहीं ये बात सही लग रही तेरी कि जो बोला है आप वो कर दो और उसका आंसर निकालो. एक हाइपोथेटिकल चलो उतने एंगल पर अगर एक TIR यहाँ से करता हूँ और इधर आएगी, कुछ फ्रैक्शन इधर आया,
फिर ये नॉर्मल होगा यहाँ का, ये 30, तो ये भी क्या हुआ, तो फिर ये भी क्या बनेगा, क्योंकि ये रेडियस रेडियस है ना, तो फिर यहाँ से वापस अरे 30 पे जाएगी टाइनी फ्रैक्शन, फिर ये नॉर्मल यहाँ का, और फिर वही कहानी, ये रेडियस, तो ये 30, और फिर ऐसे 45 से बाहर आ गई। वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन पे लेना है कि ऐसा अगर हो तो, ऐसा होगा नहीं। तो पहला डेविएशन अरे 15, डेल 1 15, दूसरा डेविएशन इस नॉर्मल से कितना डेविएट हुई है, अरे डेल 2, तो कितना होगा 300। ये 15 कैसा है, क्लॉक, ये भी कैसा है, क्लॉक, ये भी क्लॉक ही होगा ना, ये भी डेल 3 भी 300 क्लॉक, 300 ही है, सॉरी 300 क्यों नहीं, 180 माइनस 60 कितना होता है, 120, तो डेल 2 इज 120 क्लॉक। यहाँ पर भी नहीं, ये डेल 3 और डेल 2 यहाँ पर ये गई थी ना, तो मैंने डेविएशन गलत बनाया था, ये था ना डेविएशन, दिस इज डेल 2, दैट इज 120 क्लॉक। चलो यहाँ का बोलो, सीधी यू जाने वाली है, नॉर्मल ये है, तो ये हो गया एंटी क्लॉक, यानी डेल 4 15 का होगा, नहीं रे, अरे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, नहीं आई, तो ये मैंने रे गलत बनाई है। अगर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो 45 पे यहाँ आएगी ना, ये पूरा 45, ये 30, तो ये अगेन कैन इट टेल 4 अगेन क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, 120 240 प्लस 30 270 क्लॉकवाइज। बताइए इस डायग्राम के लिए क्लॉकवाइज लिखना नहीं अपने को, पर ये एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूं बोलो उसको, यूं बोलना चाहिए इनको कि वो जो स्फेरिकल ग्लास है उसमें कुछ पार्शियली ओपेक पार्टिकल है, समझ में? अरे इस ग्लास के मटेरियल में ही कुछ पार्शियली क्या है, ओपेक पार्टिकल है, जिससे कुछ लिटिल बिट परसेंट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अच्छा वो बोलने की क्या, अब तेरी बात सही है कि अगर उसे टाइनी फ्रैक्शन लिख दिया है तो उसका मतलब ही होगा कि नहीं, वो लिटिल परसेंट क्या होता है हर ग्लास में, जैसे इस वाले ग्लास में पॉलिश है क्या, पर तुम्हें तुम्हारी इमेज दिख रही ना, तो लिटिल परसेंट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना उसमें। अभी तो इमेज दिख रही है काली काली सी, गोरा भी कैसा दिख रहा है, मैं भी देखूंगा तो सब काले दिखेंगे। हाँ वो टाइनी फ्रैक्शन का भी है, करेक्ट, और सही है वो क्वेश्चन, मतलब उसमें कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि हर ग्लास, हर अनपॉलिश ग्लास में कुछ ना कुछ अमाउंट रिफ्लेक्शन का रहेगा, कोई दिक्कत। चलो और कोई, हाँ
ये दोनों ही भागे जा रहे हैं आए नहीं है तो आए नहीं। चलो रे कुछ तो पढ़ेंगे भाई। मैंने ऐसा कोई ये थोड़ी कहा था कि पत्थर की लकीरें की पालों में लूंगा, ऐसा कोई फिक्स कहा था क्या मैंने? नहीं यानी अपने मन से सबसे सोचा है जो गए वो ठीक है। आगे से इस आदत को बंद करने के लिए वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट तो हो ही जाना चाहिए। देखो आएगा पहले सिलेबस देखो क्या करना है। वेव ऑप्टिक्स हेडिंग डालो। अच्छा अभी एडवांस के पीवाईक्यू पे नहीं पहुंचे क्या? जो भी बचा थोड़ा सब खत्म करके काम फिनिश कर दो उसको, फिर वेव ऑप्टिक्स में कूदना। वेव ऑप्टिक्स में शुरुआत तो ठीक है इजी रहेगा, पर एक बार इंटरफेरेंस में घुस जाएंगे ना तो टाइम ही नहीं मिलेगा, लंबा है वो टॉपिक। चलो वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने, क्या क्या चैप्टर है। पहला चैप्टर आएगा इन वेव ऑप्टिक्स यूनिट, द फर्स्ट चैप्टर इज हाइगन्स प्रिंसिपल। कुछ बुकें इसको HUY भी लिखती है, पर मैं तो HY लिखता हूं। कुछ बुक्स में ये HUY, हाँ पर लिखा है वो, पर मैं मेरे हिसाब से लिखता हूँ हाइगन। कोई दिक्कत? तो पहला चैप्टर है हाइगन प्रिंसिपल। सेकंड चैप्टर आएगा इसके बाद, पहले सिलेबस लिख लो पूरा। सेकंड आएगा इंटरफेरेंस। सेकंड टॉपिक। ये दो तुम्हारी एडवांस में है, ये दोनों। और अब इसके बाद जो है वो एडवांस में नहीं, वो मेंस में है और सीईटी। चल भाई, तो थर्ड टॉपिक आएगा डिफ्रैक्शन, DIFF। डिफ्रैक्शन। फिर चौथा टॉपिक आएगा पोलराइजेशन। मान के चलो हर साल, अभी देखो पिछले सारे दिन हर जगह कम से कम 3 या 4 सेट तो देख चुका हूँ मैं इसका पोलराइजेशन का क्वेश्चन आता ही है, मैं फिक्स है। अभी जो पीछे पेपर हुआ ना पिछले, मेरे ख्याल से आज भी आया ही होगा, अभी आज का देखा नहीं मैंने, आता ही है, फिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि ये एडवांस में नहीं आने वाला, तो इस कारण मेंस में देते ही इसका क्वेश्चन। तो पोलराइजेशन। फिर लास्ट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तुम लोगों ने बचपन में डॉपलर पढ़ा था साउंड का, DOPP। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब साउंड में तो बहुत सारे केस बनते हैं, 9-10 केस होते हैं, और लाइट में अपने को 2 ही केस पढ़ने। तारे या तो अपनी तरफ आ रहे होंगे या अपने से दूर जा रहे होंगे। जब तारे हमारी तरफ जब स्टार हमारी तरफ आते हुए दिखते हैं हमें, तो कौन से कलर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं वो? जब तारे हमारी तरफ आते हैं। अच्छा सुनो, प्रैक्टिकल तो अब याद नहीं आ रहा है, अब थ्योरी बना लेते हैं। तारे जब हमारी तरफ आ रहे हैं तो एपरेंट लूम की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? तो एपरेंट लूम की वेवलेंथ कम, वेवलेंथ मतलब वॉलेट की तरफ। पहले ब्लू फिर वॉलेट, तो पहले ब्लू शिफ्ट होता है फिर वॉलेट शिफ्ट हो जाता है, वो बैंगनी कलर के दिखने लगते हैं। और जब तारे हमसे दूर जा रहे होते हैं तो वो रेड शिफ्ट हो जाता है। तो बस 2 ही केस पढ़ने उसमें निकल रहे। पर साउंड में बहुत सारे केस बनेंगे, साउंड के बहुत है। चलो ये है हमारा सिलेबस वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें सबसे मेजर पार्ट है हमारा इंटरफेरेंस। और यहाँ जो इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, साउंड में मैं वापस उसको रिपीट नहीं करूंगा। इंटरफेरेंस एज इट इज, सेम क्वेश्चन, सेम फार्मूला, सिर्फ वर्ड लाइट की बजाय साउंड वेव होगा। प्रॉब्लम की अप्रोच में भी कोई चेंज
नहीं होगा। तो अपन पूरा डिटेल में यही सारे टेबल बना के दूंगा, वो टेबल ध्यान रखना, वो इजीली साउंड में यूज हो जाएगा। चलो पहला टॉपिक शुरू हो रहा है, हाइगन्स प्रिंसिपल। लेट्स से एक लाइट सोर्स लिया, बल्ब लिया, ग्लोब लिया, ये उसका फिलामेंट, कोई दिक्कत? अरे ग्लोब लो, डीलरशिप में एक टाइप है ये पूरा, प्रॉब्लम्स ऑन ग्लोब, और पूरा चैप्टर उसके कई केसेस बनते ग्लोब। अरे इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोब, वो मुझे वो मासूम अनिल को वही याद है। मेरा काम था ये, मैं सबसे छोटा था ना घर में, जो भैया 60 वाट का ग्रुप लेकर आओ, सारे वहां काम जो थे मेरे से करवाए जाते थे। कुछ भी लाना हो, मैं भी हर बार 10 में से 20 में से निपटा जाएगा, और उस समय 10 में से 20 में से बहुत कुछ चीज आती है। अच्छी चॉकलेट भी आती थी उसमें, पता है इक्लेयर्स उस समय की मेरे टाइम मेरे टाइम में बहुत सा क्रेज तो ग्लू जैसे ही मैं ऑन करूंगा इलेक्ट्रिसिटी फिलामेंट में पहुंचेगी तो हीट एनर्जी रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये एनर्जी रेडिएशन सबसे पहले, ये एनर्जी वेव किसको मिलेगी? डेफिनेटली इस सोर्स के पहले लोकस पर जितने भी पार्टिकल होंगे, लोकस पर समझ में आता है? तो पहले लोकस पे जितने भी पार्टिकल हैं, ये एनर्जी डिस्टर्बेंस सबसे पहले इनको मिलेगा। एनर्जी डिस्टर्बेंस कौन से फॉर्म में चल रहा है? रे नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया पर होती तो वेव, लाइट वेव निकली ना। तो ये वेव सबसे पहले इन फर्स्ट लोकस पे बैठे सारे पार्टिकल्स को मिलेगी। उधर केमिस्ट्री में डाटा अंदाजा चिल्ला के बोलते हैं कि दुनिया कोई भी सब्सटेंस है उसका हर पार्टिकल अपनी ही एक्सिस पे वाइब्रेट हो रहा है। गैसेस में उस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज है, लिक्विड में उससे कम है, सॉलिड में बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, और वाइब्रेट तो हो रहा है। तो चूहे को जैसी चिंदी मिलेगी एक्स्ट्रा एनर्जी, वो और उछलेगा, उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, बढ़ाएगा। तो ये एनर्जी वाइब्रेशन इन पार्टिकल्स को जो मिले हैं वो किस किस शर्त पे अपना एनर्जी डिस्टर्बेंस अगले किस पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे, वो शर्त देखते हैं, कंडीशन। पहली शर्त कि वो सारे इनके नेक्स्ट लोकस पे होना चाहिए, वो सारे पार्टिकल उनके सेम लोकस पे होना चाहिए। अरे होना चाहिए, यानी सेम लोकस पर आना चाहिए, और सेम लोकस पे आने से भी काम नहीं चलेगा। वो सारे पार्टिकल ऐसा ना हो कि ये किसी इंस्टेंट पर पॉजिटिव फेज पे जाता है वाइब्रेट होकर और ये नेगेटिव फेज पे है। दोनों का फेज भी क्या होना चाहिए? तो दोनों का फेज भी, अगर ये पॉजिटिव फेज में है तो वो भी कायम हो, ये नेगेटिव फेज में है तो वो भी, तो फेज भी सेम। पर सिर्फ फेज सेम होने से काम नहीं चलेगा। ऐसा ना हो जाए कि ये t = 1.1 सेकंड पर पॉजिटिव फेज में था और ये उसका नेक्स्ट लोकस पे बैठा पार्टिकल t = 1.11 सेकंड पे था, तो भी अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा ना। ये तो किसी और इंस्टेंट पे आने वाला है ना वापस, नहीं आई। तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन, इंस्टेंट भी क्या होना चाहिए? अरे वो पार्ट जिस सेम फेज पे एक पार्टिकल 1.1 सेकंड पर आया पर इसके अगले लोकस का पार्टिकल थोड़े अलग इंस्टेंट पर आया, कुछ अलग समय पर आया, पॉजिटिव फेज में ही,
तो क्या वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर पाएगा? एक ही इंस्टेंट पर दोनों सेम फेज में आने चाहिए ना? नहीं आए, जैसे पेंडुलम, मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो ये इसका कहलाएगा फेज एट एनी इंस्टेंट इतने एंगल के फेज पर है, पर पाई इक्वल टू 30 डिग्री इधर भी तो हो सकता था, तो वो नेगेटिव फेज कहलाता है, ये पॉजिटिव फेज। नहीं समझ में आई? अब दो पेंडुलम है, मान लो दो अलग अलग पेंडुलम, ये भी वाइब्रेट कर रहा है और ये भी वाइब्रेट कर रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अपनी एनर्जी इसको तभी ट्रांसफर करेगा जब दोनों एक ही इंस्टेंट पर क्या हो, सेम फेज पर आए। मतलब ये 30 डिग्री के फेज पर था, t = 1 पर सेकंड पर, तो ये वाला भी क्या हो, उसी फेज पर पहुंचे, t = 1 सेकंड पर ही, उसी इंस्टेंट पर, यानी उनका इंस्टेंट भी क्या होना चाहिए, सेम, उनका फेज भी क्या होना चाहिए, सेम, उनका लोकस भी क्या होना चाहिए, सेम, साथ में वो सब सेम मीडियम के पार्टिकल होने चाहिए ना। तो ये चारों शर्तें मिलेंगी तभी अपनी एनर्जी डिस्टर्बेंस उन पार्टिकल्स को शिफ्ट करेगा। फिर ये लोग वापस एक नया दरवाजा खोजेंगे, एक नया डोर बनाएंगे, वो वाला डोर जहां पे ये सारे पार्टिकल इन चारों कंडीशन को फुलफिल करते हुए मिले, फिर वो अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो एक नया दरवाजा खोजेंगे, नया डोर। तो ये जो डोर्स है वो क्या है, एनर्जी वेव्स को आगे बढ़ाने के दरवाजे, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेव फ्रंट। डोर मतलब फ्रंट, आगे का, तो इसका नाम क्या पड़ गया, कि हर बार एक वेव फ्रंट बनता है, प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, टर्शरी वेव फ्रंट, ऐसे करके एनर्जी वेव जा रही ना आगे, यानी वेव आगे बढ़ रही है, तो फिर रे नाम की चीज आई कहां से? तो ये सारे लोकस के पार्टिकल्स को पहले ड्रॉ करो भाई, इसका इस लोकस का पार्टिकल था, ये इस लोकस का पार्टिकल था, ये इस लोकस का था, इसका अगले लोकस में यहां था, तो इस हर लोकस के सारे पार्टिकल जिसने अपने पिछले पार्टिकल से एनर्जी रिसीव की, उन सब पार्टिकल्स का पाथ अगर ज्वाइन करें वो एक रे कहलाता है, यानी वो एक हाइपोथेटिकल लाइन, एक्चुअली नहीं समझ में आई? तो इसका मतलब ये जो लाइट रे बनती है, अभी ये सारे वेव फ्रंट किस शेप के बने, क्योंकि मेरा सोर्स ही पॉइंट सोर्स था, तो एक पॉइंट का लोकस कैसा होता है, स्फीयर, प्लेन में ही बनता है क्या बस लोकस, चारों तरफ बनेगा ना, तो क्या होता है, तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनने शुरू हुए थे, तो ये सब कौन है उसकी रेडियस, यानी नॉर्मल, यानी लाइट रे ऑलवेज प्रोपेगेट इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द वेव फ्रंट, light ray always propagates in normal direction to the wavefront, पर वो एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है जो हमने ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट करने के लिए तैयार किया, क्योंकि हम वेव फॉर्म में रहते हुए कोई ज्योमेट्री लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव नहीं कर पाते। कोई दिक्कत समझ में इतनी कहानी? इस डेफिनेशन को, ये सारी कंडीशन मिला के जो मैं लिखूंगा अभी, इसी को कहा जाता है हाइगन का फर्स्ट प्रिंसिपल। वेव फ्रंट का डेफिनेशन ही क्या है, हाइगन्स, तो लिखे हेडिंग दे, हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल, हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। The locus of all those particles, the locus of all those particles which are vibrating at any given instant, which are vibrating at any given instant in the same phase, in the same phase, in the same medium, in the same phase, in the same medium, is called
front is called wave front. एनर्जी वेव को आगे बढ़ाने वाला फ्रंट डोर इज कॉल्ड वेव फ्रंट. Huygens second principle. Huygens second principle. एंड अगेन ये भी मेरे ख्याल से तुम्हारा 12 बोर्ड का टॉपिक है. ये रे ऑफ एक्शन, तो इसकी लैंग्वेज को हाथों हाथ से ही बोर्ड की बुक से भी लेते जाना, हाथों हाथ तैयार करना, लास्ट के लिए मत छोड़ना उसको. Huygens second principle. लिखो. Each particle on the primary wavefront, each particle on the primary wavefront will act as the source of, each particle on the primary wavefront will act as the source of secondary wavelet. सेकेंडरी वेवलेट. भाई यहाँ प्राइमरी वेवफ्रंट पे हर पार्टिकल अपना सेकेंडरी वेवलेट तैयार किया ना पहले पास, फिर अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर किया. तो हर पार्टिकल अपने आप में एक सोर्स हो गया था ना. इन प्राइमरी वालों के लिए सोर्स अंदर था, और फिर सेकेंडरी वालों के लिए ईच पार्टिकल ऑन द प्राइमरी एक्टिंग एज द सोर्स. ये सोर्स तो खत्म हो गया, अब ये बन गया सोर्स, फिर ये खत्म हो जाएगा, वो सोर्स हो जाएगा. तो भाई ऐसा हाइगन ने अपने सेकंड प्रिंसिपल में कहा. हाइगन थर्ड प्रिंसिपल. हाइगन थर्ड प्रिंसिपल. अब ये सारा काम फ्रीक्वेंटली होता है, ऐसा नहीं कि अभी स्विच ऑन किया, अभी तो आ रही है वेव, थोड़ी देर बाद उजाला आएगा. वो फटाक से हो जाता है ना. ठीक है. हाइगन थर्ड प्रिंसिपल. द एनर्जी इनवेलप, मतलब प्राइमरी के सारे पार्टिकलों ने अपनी एनर्जी का आवरण उस सेकेंडरी वेवलेट के पार्टिकल्स को चढ़ा दिया. अरे एनर्जी का इनवेलप डाल दिया, मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर दी. द एनर्जी इनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, द एनर्जी इनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट. जब एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो वो क्या बन गया, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया. तो इसका मतलब अब टर्शरी वेवलेट का सोर्स कौन हो गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट के पार्टिकल्स हो जाएंगे. ऐसे करते करते वेव आगे बढ़ी. अरे चल पे कोई दिक्कत, फिर नीचे नोटे करके लिखो. नोट. लाइट रे is an hypothetical system, is an hypothetical system drawn in perpendicular direction to the drawn in perpendicular direction to the wavefront surface. Wavefront surface. कोई दिक्कत? जैसे जी का एक क्वेश्चन मिलेगा कि कॉन्वेक्स लेंस दे दिया और बोला उस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ. अब चार ऑप्शन में उन्होंने 4 डायग्राम बना के दिए हैं और क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेव फ्रंट. तो उसके लिए पहले वेव फ्रंट के सारे टाइप पता होना चाहिए हमें, तो पहले वो बताता हूँ, फिर इसका आंसर निकालता हूँ. ठीक है. तो अगला हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा. बाकी जब इंटरफेरेंस आएगा वो बहुत बड़ा साम्राज्य टाइप केसेस न्यूमेरिकल बहुत बड़ा, और एडवांस लेवल पे तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन होते हैं. ऐसे रे ऑप्टिक्स से सादे क्वेश्चन नहीं होंगे.
रे ऑप्टिक्स में आप कहीं फंसते भी तो एनी हाउ ज्योमेट्री में फंस जाते हो, और इंटरफेरेंस में बहुत सारी जगह फंसते हैं, कॉन्सेप्चुअल फंसते हैं। चलो पहले इसके टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला टाइप स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। बोलो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? पॉइंट एक लाइन लिख के छोड़ दो। When the light source is point in shape, when the light source is point in shape, पॉइंट का लोकस हमेशा स्फेरिकल रहेगा। When the light source is point in shape, डायग्राम मार दो, एक पॉइंट सोर्स लेके स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दो। ऐसे लाइट चारों तरफ ऐसे फैल रही है और लाइट रे ऐसी रेडियली जाएगी, ऐसे वेव फ्रंट होंगे। अरे चौल भाई, दूसरा लिख दो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। When the light source is linear in shape, वो एक लाइन का लोकस सिलेंडर होता है, स्ट्रेट लाइन का लोकस। लिख दे when the light source is linear in shape, जब लाइट सोर्स लीनियर शेप का हो, जब ऐसा लाइन पॉइंट ऐसा लीनियर सोर्स होगा तो इसके चारों तरफ ऐसा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, और उस सिलेंडर की कॉर्ड सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन में लाइट रेज चलेंगी, चारों तरफ ऐसे फैलेंगी। बेसिकली तो दो ही टाइप होते हैं बस, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल, पॉइंट सोर्स, लीनियर सोर्स। पर जैसे अर्थ पर मुंबई कैसा है? अर्थ कैसी है? स्फेरिकल, कर्व्ड है ना? अर्थ कर्व्ड है ना? मतलब अपन नीचे उतरेंगे तो ऐसे फिसल जाएंगे, कर्व्ड है नहीं, फिसलेंगे, कर्व्ड है ना? So any small part of a cylindrical surface or spherical surface is a plane surface. Any small part, अरे गॉस थ्योरम के समय में ये थॉट करवाया था ना कि वो डीएस जब एरिया एलिमेंट लिया था तो उसको आपने प्लेन माना था ना, स्मॉल एलिमेंट को, तो उसका थॉट भी इसे समझ में आता है कि अर्थ पर मुंबई नीचे पे, तो एक प्लेन सरफेस ही है वो, मुंबई इज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ अ बिग स्फेरिकल सरफेस। तो एनी स्मॉल पार्ट ऑफ सिलेंडर और स्फेरिकल वेव फ्रंट विल बी कॉल्ड एज प्लेन वेव। अरे वो प्लेन ही होगा ना छोटा, और उस प्लेन पर लाइट रे एग्जैक्टली कैसी होंगी? प्लेन के परपेंडिकुलर। माना कि वो आ रही सारे एक पॉइंट से, रेडियल आ रही थी ऐसी, पर इतने दूर से आ रही थी कि इस छोटे पार्ट के लिए तो लगभग सब परपेंडिकुलर हो गई ना। अरे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो स्फेरिकल में आपने परपेंडिकुलर टू स्मॉल एरिया एलिमेंट बनेगी ना, क्या नया कोई दिक्कत? तो अच्छा को तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। एनी स्मॉल पार्ट, मतलब प्लेन वेव फ्रंट क्या आप ओरिजिनली कहीं से डेवलप कर सकते हो क्या? कोई लाइट सोर्स से? कोई भी लाइट सोर्स हो, वो या तो स्फेरिकली बनाएगा या सिलिंड्रिकल, वो तो उसके किसी भी छोटे पार्ट को हम नाम क्या दे रहे हैं?
plane wave. Any small part of spherical and cylindrical wavefront, any small part of spherical and cylindrical wavefront is called as plane wavefront. Is called as plane wavefront. यानी कोई भी ऐसा प्लेन वेवफ्रंट बनेगा कहीं तो उस पे लाइट रेस एग्जैक्टली नॉर्मल होंगी, सब एग्जैक्टली पैरेलल होंगी। पर ये मैंने 3D फिगर बनाया, पर अपने को बुक्स में न्यूमेरिकल डायग्राम्स में 3D नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? ये प्लेन है, वो लाइन नहीं है, और ये लाइट है। These all are plane wavefronts. अरे चल रहे तो ऐसा 3D फिगर नहीं, वो आपको सोचना है कि हाँ ऐसा है वो प्लेन। क्लियर? तो वो डायग्राम मारो, दोनों ही मारो। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऐसा पैरेलल बीम जाके टकराया तो 4 ऑप्शन में कौन सा डायग्राम करेक्ट वेवफ्रंट का होगा? आप अपनी कॉपी में सीधे करेक्ट वेवफ्रंट बनाओ। Draw the wavefronts for the given diagram, for the given incident beam. और वो लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें वेवफ्रंट कैसे होंगे? ये तो रे है ना, इसके वेवफ्रंट्स कैसे होंगे ये पूछा। तो पहले तो बताओ, पैरेलल बीम रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा? फोकस। यानी ये सब तो फोकस पे आ रहे होंगे, कॉन्वर्स हो रहे होंगे। तो ठीक है, क्या कॉन्वर्स होके भाई रुक जाते हैं क्या? नहीं, तो आगे भी जाएंगे ना वहां से। ऐसी होंगी ये रेस। ठीक, तो पहले तो पैरेलल बीम इधर, और पैरेलल रे का वेवफ्रंट हमेशा प्लेन ही होगा। यानी यहाँ के वेवफ्रंट सारे कैसे बनेंगे? प्लेन। तो ये प्लेन वेवफ्रंट। और उसके बाद फिर कौन आ गई? कॉन्वर्जेंट रेस। तो यानी यहाँ राउंडर रखूं और लोकस तैयार करूं राउंडर जैसे, ऐसे कर्व आएंगे ना, तो वो कहलाता है कॉन्वर्जेंट वेवफ्रंट। अरे स्फेरिकल है पर कॉन्वर्ज करवाने वाला। क्या? फिर उसके बाद डाइवर्जेंट वेवफ्रंट, यही राउंडर रख के वापस डाइवर्ज करते जाऊंगा। तो 4 ऑप्शन में ये करेक्ट होगा। नहीं आई कोई का अभी बता ना, पैरेलल बीम का वेवफ्रंट हमेशा प्लेन होता है। अरे प्लेन वेवफ्रंट पे लाइट रे कैसे टकराएगी? हमेशा परपेंडिकुलर, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब एक प्लेन वेवफ्रंट की जितनी भी लाइट रेस बनूंगा वो सब आपस में पैरेलल हो जाएंगी ना। तो इसका मतलब उसका उल्टा, अगर पैरेलल बीम है तो यानी वेवफ्रंट कैसा रहना चाहिए? परपेंडिकुलर प्लेन। नहीं आई। सिलेंडर में कहाँ है प्लेन बेटा? अगर पूरा लाइट सोर्स ले रहा हो तो कॉर्ड सिलेंडर सरफेस बनेंगे ना। फिर सिलेंडर पे कहीं पे भी छोटा सा एलिमेंट ले तो वो प्लेन हुआ ना, उस पे एग्जैक्ट 90 पे होगी ना।
तो एक साथ 4 लेक्चर छोड़ने की हिम्मत कैसे करते हैं यार बच्चे? पूरा हफ्ता भी है। पूरा हफ्ता भी छोड़ते हैं? पूरा हफ्ता 4 लेक्चर ही है। नहीं सर, सेंट्रल उनका वो रूम है। तो हम लोग की बात है। एक दिन एब्सेंट हो गया, मतलब 4 लेक्चर गए ना, 4 टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, चारों ही डाउट थे क्या? आज नहीं। तीन लेक्चर से बाकी है। इसके पहले 3 पढ़ाने वाले लेक्चर हुए ना? आज पढ़ाने वाले फिर पढ़ाने वाले टॉपिक्स कैसे? हिम्मत ही नहीं होना चाहिए कभी। बुखार भी आ रहा हो, नॉर्मल से एक गोली खाओ, पैरासीटामोल, आगे बैठ जाने का। अरे कुछ भी लिखो मत, बस देखो सामने, बीच बीच में अपना दवाई लेते रहो, जो भी है, जो ड्रिंक लाते हो, क्या देते हैं ना डॉक्टर पीने के लिए, जो भी है वो पीने देने का, हंसी मजाक नहीं करने का, ज्यादा थकान नहीं करने का, और बैठ जाने का, ताकि अपनी आंखों से गुजरा है हर चीज। हमने सुना तो है। निजल भाई क्या क्या था चैप्टर्स कौन से था शुरू में? चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स सब दबंग चैप्टर, तो सभी दबंग चैप्टर है। दबंग मत किसके बेसिस से बोलते हैं? मार्क्स की बेसिस है ना, सब दबंग चैप्टर है। कैशियर स्टेट के तो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मत छोड़ा करो, चाहे जब कुछ बच्चे तो मैंने ऐसा भी सुना यहाँ पर नींद नहीं इसलिए छुट्टी, नींद खुली नहीं, पेरेंट्स ने उठाया भी नहीं चल रहा है। पेरेंट्स को उठाने की जरूरत क्यों है? मान लो बताओ, तुम में से कितने लोगों को पेरेंट्स उठाते हैं तो उठते हो? अलार्म की जरूरत क्या है? अरे बॉडी नहीं, बॉडी को आदत पड़ जाती है। जब आप 4-5 दिन तक लगातार सुबह उठते हो ना, तो अपने आप 6-7 दिन उसी टाइम पे नींद खुलती है। वो गलत है कंसेप्ट। मेरे को सदियों हो गए वो सोचते हुए कल मैं एंजॉय करूंगा, सोऊंगा, ये सोच के सोता हूँ, और सुबह वापस नींद उसी टाइम पे खुल जाती है। उठना ही पड़ता है मेरे को, ए भाई बस कोई काम नहीं, उठ जाए नहीं चलते। आदत डालो, अभी फिर कॉलेज में फंस जाओगे। अगर कहीं बाहर हुआ एडमिशन ना, लोच हो जाएगा, वहाँ पे फिर क्लास छूटती है और अल्टीमेटली फिर मैसेज आता है पेरेंट्स को, बच्चे को बोलो कि रेगुलर क्लास अटेंड करे, नहीं तो ये इसको बैठने नहीं देंगे हम एग्जाम में। ध्यान रखना, कॉलेज में वो बहुत स्कूल से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बीटेक कॉलेजेस में स्कूल से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आप सोना है क्लास में जाके सो और क्लास जाओ, नहीं चल भाई। खैर एक नोटे और लिखो इसमें, ये 2 नोटे ही जो है ना वो काम आएंगे आज। एक नोटे और, द टाइम इंटरवल required to travel between one wavefront to another wavefront, to travel between one wavefront to another wavefront by all light rays is always remains same, is always remains same। मतलब ये लाइट रे ये वाले वेव फ्रंट से इस वाले वेव फ्रंट तक पहुंचने में अगर इसने 2 सेकंड लिए, अरे 2 बहुत बड़ा हो गया यार, 2 माइक्रो सेकंड लिए,
तो फिर ये वाले रे को यहाँ से भी यहाँ आने के लिए 2 लगे, सब ठीक है। तो इसको भी 2 लगे, इसको भी 2 लगे, इसको भी 2 लगे, इसको भी। तो ये अभी अपन आगे यूज करेंगे। आपका बोर्ड एग्जाम का VVIM की डेरिवेशन होगा, डिड्यूस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगन्स थ्योरम। पक्का फंसेगा, या तो रिफ्लेक्शन का फंसेगा या रिफ्रैक्शन का, पर एक क्वेश्चन 5 मार्क में और में किसी और के साथ आता ही है। तो डेरिवेशन इसी नोट से होगा कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम इंटरवल क्या लेने वाले अपन, सेम लेंगे। बस इसी फंडे में पूरा डेरिवेशन होगा। बाकी तो फिर वापस लाइट रे आ जाएगी। अरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब वापस लाइट रे आ जाएगी, तो अल्टीमेटली फिर से क्या लगेगी, ज्योमेट्री। फिर से ज्योमेट्री चलता है, बस यहीं तक ही ज्योमेट्री नहीं, इसके बाद भी ज्योमेट्री। इंटरफेरेंस में भी वापस स्टार्ट होगा वेव से, हर फिर सब कुछ आ जाएगा रे पर ही आकर कहानी खत्म हो जाएगी। तो यानी ज्योमेट्री तो आपका पीछे छोड़ने नहीं वाली है। तो अगला हेडिंग दो, डिडक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। Deduction of laws of reflection from Huygens principle. Laws of reflection from Huygens principle. चलो जाओ, क्या याद करोगे कि एक दिलदार टीचर मिला था। छोड़ा तो जाओ। नहीं, 4 मिनट पहले छोड़ा। तेरा बर्थडे नहीं, चले आज मैंने वो दही और उस सबने कहा ना, वो सिरे में क्या क्या डाल के सारा मुझे ही खाना पड़ा, कोई और चख नहीं रहा। नाम